Hello everyone, welcome to our channel. We are going to discuss the Insight IS Daily Current Affair of 26th of November 2020. The topic that we are going to cover today, from mains point of view there are 5 news and from the prelims point of view there are 4 news for the today's discussion. अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ डू लाइक टू दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज डिस्कशन. तो सबसे पहले न्यूज़ है GS1 से. सो न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा. तो रिसेंटली कंटेक्स क्या है, विजय कुमार सिन्हा इज़ ए बिहार असेंबली स्पीकर. ओके, तो अभी देखते हैं स्पीकर के बारे में. तो स्पीकर जो होता है ऑफ लोकसभा वो चेयरमैन और अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोला जाता है ऑफ द लोकसभा इज़ नोन एज अ स्पीकर. ओके, द पर्सन हु इज़ चेयरमैन और द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ लोकसभा उनको स्पीकर बोला जाता है. वो इलेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम ऑल द मेंबर्स बाय द सिंपल मेजोरिटी. ओके, सिंपल मेजोरिटी थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं. व्हाट आर द फंक्शंस एंड द पावर ऑफ अ लोकसभा स्पीकर. सो व्हाट आर द फंक्शंस. सो फर्स्ट फंक्शन इज दैट कि जो भी स्पीकर होते हैं ऑफ अ लोकसभा इज़ बेसिकली वो हेड होते हैं ऑफ द हाउस एंड दे यूज टू प्रिसाइड द सीटिंग ऑफ अ पार्लियामेंट एंड यूज टू कंट्रोल इट्स वर्क. अलॉन्ग विद दिस द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ट्राइड टू इंश्योर कि जो स्पीकर होता है उनका इंडिपेंडेंस हो. ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली अपना चार्ज जो है वो ले. ठीक है, इंडिपेंडेंटली अपना जो भी वर्क है वो परफॉर्म करें एंड टू इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ द स्पीकर. The constitution has charging his salary from a consolidation fund of India, and the same is not subjected to vote of a parliament. Okay, this is also one of the important point. And whenever there is any type of a debate in a, or a discussion on a bill, the member of a parliament have to address only to the speaker. Okay, it is one of the importance of the speaker. And whenever there is a joint sitting ऑफ बोथ द पार्लियामेंट, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की दोनों की सीटिंग जब होती है, ठीक है, जॉइंट सीटिंग कंडक्ट की जाती है, तब तो राज्यसभा का जो हेड होता है दैट इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर चेयरमैन ना मीटिंग में जो हेड नहीं रहता उस टाइम पे लोकसभा का जो स्पीकर रहता है वो प्रिसाइड करता है ओवर द मीटिंग. रिगार्डिंग द अदर फंक्शंस एंड ड्यूटीज, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कम एट द 6th पोजिशन इन द ऑर्डर ऑफ अ प्रिसाइडेंस ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड इन द नॉर्मल सर्कमटेंसेस में क्या होता है, जो स्पीकर होता है दे डज नॉट कास्ट एनी टाइप ऑफ अ वोट. बट जब कभी भी वोट में टाई हो जाता है बिटवीन द रूलिंग पार्टी एंड द अपोजिशन, एट दैट टाइम द स्पीकर कैन एक्सरसाइज हिज वोट. एंड इफ द स्पीकर हु डिसाइड द एजेंडा ऑफ वेरियस डिस्कशन, ठीक है, क्या होगा इस डिस्कशन में, ठीक है, जो भी मीटिंग होल्ड होती है, ठीक है, तो स्पीकर डिस्कस मतलब डिसाइड करता है क्या होना चाहिए एजेंडा. अलॉन्ग विद दिस द स्पीकर जो होता है उनके पास पावर होती है टू अर्जन सस्पेंड द मीटिंग इफ़ द कोरम इज़ नॉट मीट. ठीक है, तो इस बार हमारा, ठीक है, इंडिया का कोरम क्या है, ठीक है, 1/10 ऑफ मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए. सो कोरम अगर नहीं रहा तो उनके पास पावर होती है कि वो एडजॉर्न कर सकते या सस्पेंड कर सकते द मीटिंग ऑफ द हाउस. द स्पीकर ऑल्सो इंश्योर डिसिप्लिन एंड डेकोरम ऑफ द हाउस. इफ द स्पीकर फाइंड द बिहेवियर एंड द मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट इज नॉट गुड तो उनको वो पनिश कर सकते हैं. ठीक है, एंड दे कैन पनिश अनरूली मेंबर बाय सस्पेंडिंग दैम. स्पीकर डिसाइड करता है वो वेदर जो भी बिल वहाँ पे पास होता है हाउस में, ठीक है, इज़ अ मनी बिल और नॉट, स्पीकर के हाथ में होता है. एंड इन केस स्पीकर ने डिसाइड कर दिया इफ सम बिल इज मनी बिल देन हिज डिसीजन कैन नॉट बी चैलेंज बाय एनी वन. स्पीकर इज अ फाइनल एंड अ सोल ऑथोरिटी जो अलाउ करता है डिफरेंट टाइप ऑफ अ मोशन एंड रिजोल्यूशन. ठीक है, जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ या मोशन ऑफ एडजॉर्नमेंट, इस तरीके से बाकी जितने भी मोशंस है उसको जो है स्पीकर ही एक सोल अथॉरिटी होती है, फाइनल अथॉरिटी होती है जो इस टाइप के मोशन ला सकता है. ठीक है, अलॉन्ग विद दिस जो स्पीकर होता है ऑफ लोकसभा डज नॉट लीव द ऑफिस जस्ट आफ्टर द डिजोल्यूशन ऑफ अ लोकसभा ऑफ द असेंबली. अगर असेंबली कभी डिजोल्व होती भी है तो स्पीकर जो है डज नॉट लीव द हाउस जस्ट आफ्टर द डिजोल्यूशन. ही यूज टू कंटिन्यू द हाउस अंटिल दूसरे जो न्यू स्पीकर इलेक्ट नहीं हो जाते. In this way we get to know about the speaker. Now more points. The speaker of a Lok Sabha automatically disqualify from his post. ठीक है, वो किस तरीके से डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, तो जब वो
स्पीकर होता है, ठीक है, इफ़ ही और शी इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट, इफ़ ही tenders his resignation to the deputy speaker, if he hold any other office under the central government or the any state government, तो ऑटोमेटिकली वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अगर उनकी कुछ कंडीशन अनसाउंड हुई, ठीक है, अनसाउंड माइंड रहा, ठीक है, दे कैन डिक्लेयर that to declare by the court of a law, they can be disqualified, they declare undischarged, insolvent, and if he is no longer the citizen of India, ठीक है, वॉलेंटरी एक्सेप्ट किया किसी की सिटीजनशिप, तो उस टाइम पे भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। एंड इफ ही इज रिमूव फ्रॉम द पोस्ट ऑफ अ स्पीकर बाय पासिंग ए रिजोल्यूशन बाय द मेजोरिटी ऑफ अ मेंबर इन द लोकसभा, इन दिस वे द स्पीकर जो होता है वो डिस्क्वालीफाई होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि स्पीकर एंड द कमिटी, तो कमिटी of the house function under the overall direction of the speaker, ठीक है, all such committee are constituted by her और बाय द हाउसेस, जो चेयरमैन होते हैं ऑफ ऑल पार्लियामेंट कमिटी आर नॉमिनेटेड बाय देम, ओके, जो स्पीकर होता है। एंड एनी प्रोसीजर प्रॉब्लम इन द फंक्शनिंग ऑफ अ कमिटी आर रेफर्ड टू द स्पीकर फॉर द डायरेक्शन, एंड द कमिटी जैसे कि बिजनेस एडवाइजरी कमिटी हो गया या जनरल proposal committee and the rule committee, ठीक है, they are directly work under their chairmanship, okay, these are the few point related to the speaker and the committees. Moving toward the next point, central within its right to suspend MP lad से बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है, तो ये एक स्कीम है रिलेटेड टू द एमपीज, तो इसके रिलेटेड दिया है कि रिसेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट ने रूलिंग दी है कि जो यूनियन गवर्नमेंट वाज विद इन द पावर एंड सस्पेंड उन्होंने किया ये स्कीम को एंड डाइवर्ट किया फंड टू द कॉम्बैट द कोविड-19 बिसाइड कोविड-19 डिजास्टर्स, सो द गवर्नमेंट will have to restore the disaster management act and it is within the power to invoke the act। इस तरीके से दो रूलिंग उन्होंने दी है। अभी इशू क्या है, इशू इस तरीके से है कि यूनियन गवर्नमेंट ने रिस्टोर किया है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट टू सस्पेंड द मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम इन अप्रैल, ठीक है, इस अप्रैल में उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को रिस्टोर किया टू सस्पेंड द member of a parliament local area development scheme and this petition was filed against the court। तो अभी ये उनकी जो स्कीम के बारे में देखते हैं, ठीक है, तो ये स्कीम जो है दिसंबर 1993 में लॉन्च हुई थी। इनका मेन एम ऐसा ही है कि टू seek to provide a mechanism for the member of a parliament to recommendate work of a development nature for creation of a durable community asset and for provision of a basic facility including community infrastructure based on the locally flat needs, okay, तो local needs के according जो है member of parliament जो होते हैं वो they can create डेवलपमेंट टाइप के जो वर्क्स होते हैं वो उनके अंडर में क्रिएट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो स्कीम है इज़ अ प्लान स्कीम फुल्ली फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनुअली। इस स्कीम के अंडर, ठीक है, इस स्कीम का जो फंड होता है एंटाइटल किया जाता है पर एमपी कंस्टिट्यूंसी इज़ अ 5 करोड़, ठीक है, तो पर कंस्टिट्यूंसी एमपी इसकी 5 करोड़ तक इसको फंड रहता है। रिगार्डिंग द स्पेसिफिक स्पेशल फोकस क्या होता है, तो एमपीज जो होते हैं आर रिकमेंडेड एवरी ईयर वर्किंग कॉस्ट एटलीस्ट 15% ऑफ जो भी अमाउंट उनको असाइन किया जाता है, ठीक है, एनलाइटमेंट फॉर द ईयर फॉर एरिया इनहेबिटेड बाय द शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन एंड 7.5% फॉर द एरिया इनहेबिटेड एसटी पॉपुलेशन, ठीक है, तो जो शेड्यूल कास्ट एरिया में है उनको नियरली वर्किंग कॉस्ट एटलीस्ट 15% होनी चाहिए, जितना भी एनलाइटमेंट होती है, मतलब जितना भी फंड्स वगैरह होता है उसके साथ साथ 7.5% एसटी पॉपुलेशन वाले एरिया के लिए, ठीक है। एंड इन ऑर्डर टू इंकरेज द ट्रस्ट एंड द सोसाइटी फॉर द बेटरमेंट ऑफ अ ट्राइबल एरिया सीलिंग होती है ऑफ ₹75 लाख, ठीक है, इज स्टिपुलेट फॉर बिल्डिंग द एसेट एंड by the trust and the societies subject to the condition prescribed in the scheme guideline। regarding release of a fund, तो जो funds होते हैं are released in the form of a grant in aid directly to the district authority, ठीक है, district authority के पास fund जाते हैं और funds जो होते हैं रिलीज किए जाते हैं under the scheme are नॉन लैप्सेबल, ठीक है, तो नॉन लैप्सेबल टाइप के फंड्स होते हैं एंड लाइबिलिटीज जो होती है ऑफ अ फंड नॉट रिलीज इन अ पर्टिकुलर ईयर इज कैरी फॉरवर्ड टू द सब्सिक्वेंट ईयर, ठीक है, तो जितना फंड है इसी साल नहीं खर्च हुआ तो उसकी जो है इट इज़ कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। एमपीज हैव रिकमेंडेटरी रोल अंडर दिस स्कीम।
एंड अदर पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है कि जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी होती है वो एम्पावर्ड होती है कि वो एग्जामिन करे द एलिजिबिलिटी ऑफ अ वर्कर, सैंक्शन करे फंड्स और सिलेक्शन ऑफ अ इम्प्लीमेंटेटिंग एजेंसी, ठीक है, प्रायोरिटाइज वर्क, ठीक है, बाकी सारा जो है वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास होता है। और इसके साथ साथ एटलीस्ट 10% के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ऑफ द प्रोजेक्ट अंडर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट are to be inspected every year by the district authority. These are the few work related to the district authority. Recommendation of the work, तो इसके अंदर में क्या है कि जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं दे कैन रिकमेंडेड द वर्क टू द रिस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंसी, एंड जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं राज्यसभा के, ठीक है, दे कैन रिकमेंडेड द वर्क एनी वेयर इन द स्टेट फ्रॉम वेयर दे आर इलेक्टेड। एंड जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है, लोकसभा के और राज्यसभा के, मे सिलेक्ट, ओके, तो ये ध्यान में रखना, मे सिलेक्ट द वर्क फॉर इम्प्लीमेंटेशन एनीवेयर इन द कंट्री, ठीक है, मे सिलेक्ट, एंड जो राज्यसभा वाले थे दे कैन रिकमेंड एंड दिस दे कैन, ठीक है। तो दिस आर द फ्यू रिकमेंडेशन रिलेटेड पॉइंट। मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट। तो रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हैज़ एक्सटेंडेड द इसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट को इन अ स्टेट, banning the banning strike in all the department and corporation under it for the period of a other 6 month, ठीक है, नेक्स्ट 6 मंथ के लिए जो है उन्होंने सारी जो है बैन किया स्ट्राइक्स इन ऑल द डिपार्टमेंट एंड कॉरपोरेशंस, ठीक है, अंडर द इसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट। तो इस एक्ट के अंडर में क्या होता है, इट इज़ एक्ट ऑफ अ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि इट वॉज एस्टैब्लिश कि वो इंश्योर करे अ डिलीवरी ऑफ अ सर्टन सर्विसेज विच इफ ऑब्स्ट्रक्टेड विल अफेक्ट द नॉर्मल लाइफ ऑफ अ पीपल, ठीक है। दिस इंक्लूड द पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड द हेल्थ केयर सर्विसेज। और जो ये स्कीम है, ठीक है, ये पावर देती है पुलिस को, ठीक है, गिव्स अ पुलिस राइट कि वो अरेस्ट करे विदाउट एनी वारंट इफ एनीबडी इज वायलेटिंग द एक्ट का प्रोविजन, ठीक है, जो भी प्रोविजन होता है उसको। इम्प्लीमेंटेशन के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो स्कीम है, ठीक है, इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट जो है, ठीक है, तो इसमें क्या है, इट इज़ एक्ट अंडर मेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है, अंडर द लिस्ट नंबर 33, ठीक है, 33 नंबर की लिस्ट जो है कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ अ 7 शेड्यूल, ठीक है। जैसे हम जानते हैं 7 शेड्यूल में 3 टाइप के लिस्ट होते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है और एक सेंटर लिस्ट होती है, ठीक है। तो सेंटर लिस्ट के जितने भी पॉइंट्स आते हैं तो सेंटर यूज टू मेक द लॉ, स्टेट लिस्ट में जितने पॉइंट आते हैं स्टेट यूज टू मेक द लॉ, एंड करंट लिस्ट में जो पॉइंट्स आते हैं वो दोनों के से जो है बनाए जाते हैं। और एक रेसिड्यू लिस्ट भी रहती है जहाँ पे जो रेसिड्यू पॉइंट्स रहते हैं इन तीनों में जो कवर नहीं होते वो सारे यहाँ पे मेंशन होते हैं, ठीक है, 7th शेड्यूल में ये सारा मेंशन है। अलॉन्ग विद दिस, ऑल्दो इट इज़ वेरी पावरफुल लॉ, इफ एग्जीक्यूशन रेस्ट एंटायरली ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट, each state in the union of India has a separate state essential services management act, and which is slightly variation होता है उसमें, ठीक है, हर एक स्टेट में तो ये इस टाइप का एक्ट है पर स्लाइटली वेरिएशन होता है सेंट्रल लॉ के प्रोविजन से, ठीक है, एंड द फ्रीडम इज अकॉर्ड बाय द सेंट्रल लॉ इटसेल्फ। मूविंग टू अदर नेक्स्ट, GS3 की न्यूज़ है मेगा फूड पार्क के बारे में। तो इनॉग्रेट हुआ है पंजाब में। इस के बारे में अगर देखा जाए तो जो मिनिस्ट्री है ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट द मेगा फूड पार्क स्कीम एंड इज इम्प्लीमेंटिंग दिस स्कीम इन द कंट्री सिंस 2008 से, ठीक है। एम इसका ये है कि एट प्रोवाइडिंग अ मैकेनिज्म जो लिंक करे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टू द मार्केट बाय ब्रिंगिंग टुगेदर फार्मर्स को, प्रोसेसर्स को और रिटेलर को, ठीक है, इनको लिंक करने की ये स्कीम है। रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्कीम, दिस फूड पार्क गिव अ मेजर बूस्ट टू द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, एंड किस तरीके से, बाय
adding value and reducing the food wastage, okay, at each stage of a supply chain with a particular focus on a perishable, ठीक है। तो perishable को particular focus करते हुए जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है उसको बूस्ट करना किस तरीके से, बाय एडिंग वैल्यूज एंड बाय रिड्यूसिंग द फूड वेस्टेज। तो ये एक सिग्निफिकेंस हो गया। इसके साथ साथ फंडिंग के बारे में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जो ग्रांट्स होते हैं ऑफ ₹50 करोड़ इज गिवन फॉर सेटिंग द this scheme, and in minimum 50 acre of a contiguous land with only 50% contribution of a total project cost। रिगार्डिंग दिस फिगर तो यहाँ पे जस्ट मेंशन है कि जो मेगा फूड पार्क मॉडल है, ठीक है, यहाँ पे दिया है कि मेगा फूड पार्क CPC, सो दिस आर द फ्यू पॉइंट्स कि फ्रेश फूड और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, तो इम्पोर्टर ठीक है, ये दोनों को कनेक्ट किया है, इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक सेल के पास भी ध्यान दिया जाता है। और फ्रेश प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो हर एक लेवल में, ठीक है, जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है कि फील्ड कलेक्शन सेंटर, प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर, ठीक है, जहाँ पे प्री कूलिंग, ग्रेडिंग, स्टोरिंग, वैक्सिंग, पैकिंग किया जाता है वो सारा। उसके साथ साथ सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, ठीक है, ये ज़्यादा जो भी फैक्टर्स आते हैं, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज से लेके लॉजिस्टिक सेंटर सब कुछ, और डोमेस्टिक रिटेल सेल, ठीक है, ये सारा फ्रेश प्रोडक्ट के पॉइंट में आता है। एंड उसके साथ साथ इंडिविजुअल फार्मर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड फार्मर ग्रुप को भी कवर किया जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू द इम्प्लीमेंटेशन, तो इम्प्लीमेंटेड किया जाता है बाय द स्पेशल पर्पज व्हीकल दैट इज विच इज़ द बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो एंटिटीज़ हैं उसके साथ साथ कॉपरेटिव्स हैं आर नॉट रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सेपरेट स्पेशल पर्पज व्हीकल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इन तीनों को जो है एक सेपरेट ऐसा व्हीकल, मतलब सेपरेट पर्पज व्हीकल फॉर्म करने की नीड नहीं होती है, ये भी एक पॉइंट मेंशन है। एंड सब्जेक्ट ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ द स्कीम गाइडलाइंस एंड द फंड्स आर रिलीज बाय स्पेशल पर्पज व्हीकल। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, रो ओवर JNK नेट बैन एट हाउस पैनल मीट। तो JNK administration has extended the ban on 3G and 4G mobile network excluding two districts of गंदेरबल एंड उधमपुर, ठीक है, इन दोनों को छोड़ते हुए बाकी जो 3G और 4G नेटवर्क का बैन था उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। रिसेंटली जो स्टैंडिंग कमिटी है ऑन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मीट टू डिस्कस ऑन दिस इशू। एंड व्हाट इज द इशू? द इशू इज दैट द मेन क्वेश्चन दैट अ कमिटी पोज्ड रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ इंटरनेट शटडाउन, तो इसके बारे में उन्होंने बोला कि एज पर द सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग इन द अनुराधा बसीन केस, इंटरनेट सर्विसेज cannot be suspended immediately. फॉलोइंग दिस ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंड किया टेलीकॉम सस्पेंशन रूल 2070 और इंसर्ट किया रूल 2A, ठीक है, जो स्पेसिफाई करता है कि इंटरनेट शटडाउन जो होता है ऑर्डर, ठीक है, कैन रिमेन इन द ऑपरेशन फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 15 days। तो ये हो गया एक बेसिक इशू। तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक फर्दर में क्या आया? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि दैट ऑल रेस्ट्रिक्टिव ऑर्डर्स अंडर द सेक्शन 144 ऑफ अ CRPC, ठीक है, एंड द सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट सर्विसेज इन जम्मू एंड कश्मीर हैव टू बी रिव्यूड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू वो रिव्यू किया जाएगा जो भी इंटरनेट सर्विसेज पे सस्पेंशन आया है, ठीक है, बैन आया है फॉर द फ्यू डेज, तो वो जो है इट have to be reviewed by the administration. Along with this, court ने ऐसा भी बताया कि they also lay down a framework of how internet can be suspended and what right and the legal resources of a citizen has when it is suspended. Okay, ये दोनों verdict सुप्रीम कोर्ट थ्रू दी गई है। Observation made by the court, what are the observation on restriction of a internet? तो सबसे पहला है कि जो right to internet है is a fundamental right subject to the reasonable restriction
ठीक है, जैसे हम जानते हैं फंडामेंटल राइट है बट देयर आर सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। तो जो राइट टू इंटरनेट है एक फंडामेंटल राइट है बट इट हैज़ अ सब्जेक्टेड टू द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इंक्लूड द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अंडर द आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो रेस्ट्रिक्शन होता है फंडामेंटल राइट पे, ठीक है, कुड नॉट बी एक्सरसाइज इन द आर्बिट्ररी पावर, एंड जो फ्रीडम दिया जाता है विल ओनली बी रेस्ट्रिक्ट as a last resort if a relevant factor has to be considered and no other option are there। ठीक है, तो रेलिवेंट फैक्टर करके रेस्ट्रिक्शन ला सकते हैं, क्योंकि अगर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं हो तो रेस्ट्रिक्शन लाया जा सकता है। ठीक है, एंड सस्पेंशन ऑफ अ इंटरनेट सर्विस इंडेफिनेटली इज नॉट अ वायलेशन ऑफ अ टेलीकॉम रूल। इस तरीके से जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया। What procedure does the government follow to suspend the internet services? तो 2017 से क्या हुआ, जो इंटरनेट सस्पेंशन ऑर्डर जो इशू हुआ था अंडर द सेक्शन 14 ऑफ अ CRPC, तो क्या हुआ है 2017 के अकॉर्डिंग ही, सॉरी बिफोर 2017 इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, सेक्शन 14 ऑफ अ CRPC। तो इन 2017 से क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया कि टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ अ टेलीकॉम सर्विसेज, पब्लिक इमरजेंसी और अ पब्लिक सर्विसेज रूल, ठीक है, अंडर द टेलीग्राफ एक्ट, वो गवर्न करेगा सस्पेंशन ऑफ अ इंटरनेट। ठीक है, इनिशियली 2017 के पहले क्या था, सेक्शन 14 ऑफ CRPC के अंडर सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट वाली प्रोविजन थी, पर बाद में 2017 से ये जो मैंने अभी जिसको अंडरलाइन किया है, ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस एक्ट के अंडर में सस्पेंशन किया जाएगा इंटरनेट का। ठीक है, रिगार्डिंग अदर पॉइंट कि ये जो रूल है, ठीक है, ये वाला जो मैंने बताया, तो वो डिराइव हुआ है फ्रॉम देयर पावर फ्रॉम द सेक्शन 5 क्लॉज 2 ऑफ अ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट विच talk about the intersection of the message in the interest of a sovereignty and integrity of the India। डिस्पिट 2017 के रूल गवर्नमेंट जो है has often used the broad power under the section 144 of a CRPC। Now regarding fact for the prelim, MQ-9BC Guardian armed drone, तो रिसेंटली जो इंडियन नेवी है हैज़ इंडक्टेड 2 अनआर्म्ड ड्रोन, ठीक है, जो है MQ-9BC गार्डन, ओके, एंड प्रोक्यूर्ड फ्रॉम द US, ठीक है, US से लीज पे लिए है। ड्रोन जो है एज ए मैक्सिमम इंडोरेंस ऑफ 40 हावर एंड अ मैक्सिमम फ्लाइंग एल्टीट्यूड देखा जाए तो 40,000 फीट से। इट हैज़ अ 3600 मैरीटाइम सर्विलेंस रडार एंड हैज़ अ ऑप्शनल मल्टी मोड मैरीटाइम सर्फेस सर्च रडार। ओके, बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो रिसेंटली जो रिलीज़ हुई है डिफेंस एक्वाइजेशन प्रोसीजर 2020, उसके अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस किया गया है ऑप्शन फॉर रिलीजिंग अ मिलिट्री प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये जो पॉलिसी है, मैंने अगस्त का जो करंट अफेयर का मंथली डिस्कशन होता है विजन का, उसमें ये पूरी पॉलिसी कवर कर दी है। अगर आपको देखना हो तो वहाँ पे जाके आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, दिस इज़ अ फोटो ऑफ दिस परचेज जिसको हमने किया है, ठीक है, इंडियन नेवी डे। नेक्स्ट इज ऑस इंडेक्स, ठीक है, फ्रांस इज ज्वाइनिंग द इंडिया ऑस्ट्रेलिया बायलैटरल एक्सरसाइज। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज बोलते हैं उसको, शॉर्ट में ऑस इंडेक्स। ओके, and it is a bilateral maritime exercise between Indian Navy and a Royal Australian Navy। Next news is Bhutan establish a formal ties with Germany। तो recently भूटान ने अनाउंस किया है कि वो इस्टेब्लिश करेंगे एक डिप्लोमेटिक रिलेशन विद जर्मनी and increasing the restricted number of a capital that Thimphu has a formal tie with 53 state and the European Union। ठीक है, this is a kingdom first diplomatic foray in the 7 year। regarding the background, since 1949 से क्या हुआ है, जब भूटान ने साइन किया था फ्रेंडशिप एग्रीमेंट विद इंडिया विच केप द टू कंट्री क्लोजली एंगेज विद ऑल फॉरेन पॉलिसी इशू। भूटान हैज़ बिन हिस्टोरिकली कॉशियस अबाउट द इस्टेब्लिशिंग टाई विद द अदर कंट्रीज। ठीक है, तो बहुत टाइम से कॉशियस ही थे कि दूसरे कंट्री के साथ टाइज बनाने में। तो 2017 तक क्या हुआ, सॉरी 2007 तक, until 2007 when Bhutan conduct a first election in it has a formal relation with just 22 countries। ठीक है, मोस्टली डोनर कंट्रीज थे जैसे कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और सेवरल नॉर्डिक कंट्रीज। इट ऑल्सो मेड अ फर्म डिसीजन नॉट टू ओपन अ टाइज विथ एनी
5 परमानेंट मेंबर, ठीक है, जो 5 परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के, उनके साथ किसी भी टाइप की जो टाई होती है वो नहीं बनाना, उनका ऐसा डिसीजन था, ठीक है, डिस्पाइट मेनी रिक्वेस्ट फ्रॉम देम एंड इन पर्टिकुलर फ्रॉम यूएस एंड चाइना। बट आफ्टर द इलेक्शन ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर जिम्मी थिनले, ठीक है, 2008 में, हाउएवर भूटानियंस गवर्नमेंट रैपिडली उन्होंने उनकी जो डिप्लोमेटिक टाई है उसको बढ़ाया एंड डिफरेंट एग्रीमेंट उन्होंने साइन किए विद 31st कंट्री इन अ 5 ईयर, ठीक है। एक ब्रीफ रिलेशन देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड भूटान रिलेशन। तो इंडिया और भूटान का जैसे देख सकते हैं शेयर अ कोऑर्डिनल रिलेशन एंड इट हैज़ बेस्ड ऑन अ शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज फ्रॉम अ हिस्टोरिकल पास्ट। एक कोटेड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भूटान रिलेशन के बारे में उन्होंने ऐसा बोला कि मिल्क एंड द वाटर दैट दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। भूटान ने साइन किया ट्रीटी विद द ब्रिटिश इंडिया इन 1910 एंड अकॉर्डिंगली टू दिस ट्रीटी ब्रिटिश जो है गाइड करते हैं डिफेंस एंड अ फॉरेन अफेयर ऑफ अ भूटान। भूटान में और एक बात देखी जाए तो इट वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने रिकग्नाइज किया इंडिया इंडिपेंडेंस इज 1947। इंडिया और भूटान की ट्रीटी एक थी ऑफ अ फ्रेंडली एंड कॉपरेशन, वो साइन हुई थी 1949 को और वो ट्रीटी अपडेट हुई 2007 में। डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन दिस टू कंट्रीज वेयर ऑफिशियली एस्टैब्लिश इन 1968 जब अपॉइंटमेंट हुआ था इंडियन रिप्रेजेंटेटिव एट द रेसिडेंट ऑफ अ थिम्पू, द कैपिटल ऑफ अ भूटान। और भूटान ट्रेड और भूटान और इंडिया का ट्रेड एंड कमर्शियल एग्रीमेंट भी एक साइन हुआ था 1972 को एंड इट प्रोवाइड अ फ्री ट्रेड एंड अ कॉमर्स बिटवीन द two countries, and this way we conclude some points regarding the brief history of India and Bhutan ties। जैसे हम जानते हैं कल कॉन्स्टिट्यूशन डे था, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन डे जिसको हम संविधान दिवस भी बुलाते हैं सेलिब्रेट किया जाता है 26 नवंबर टू मार्क द डे ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन इट वाज अडॉप्टेड। वाइल adoption of a constitution took place on November 26, 1949, it came into effect on January 26, 1950। दिस इज अवर कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हम जानते हैं, ठीक है, अभी मैं पढ़ के नहीं दिखाती बट स्टिल दिस अवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन दिस वे वी कंक्लूड अवर टुडेज सेक्शन। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।